रीबॉर्न इन विलनस बॉडी। चैप्टर 147। 1.5 घंटे बाद मुंबई शहर से काफी दूर एक विला था जिसके चारों ओर काफी पेड़ पौधा था, जिससे लग रहा था कि वह जंगल है। यही विला जो कि फार्म हाउस था, उसके पीछे साइड वाले एरिया जहां पर अस्पताल बना हुआ था, और उसी के वार्ड में जानकी जी एडमिट थीं। और राम जी उनके पास में ही हाथ पकड़कर चेयर पर बैठे हुए थे। उनके फेस पर फिक्र साफ साफ दिखाई दे रहा था। वहीं वार्ड के बाहर केशव जी अरहान से बोले, पूरी फैमिली कब तक आने वाला है? जिस पर अरहान बोला, आते ही होंगे। तभी अरिताज जी बोले, जानकी भाभी का सिक्योरिटी किसके गार्ड देख रहे हैं? जिस पर अरहान कुछ देर चुप होकर बोला, शिवाय का सिक्योरिटी गार्ड। उसके इतना बोलते ही अरिताज जी निकेश को देखने लगे, जिसके चेहरे पर चुप्पी छाई हुई थी। तो अरिताज जी बोले, निकेश, क्या तुमने अपने गार्ड को विला के आसपास लगवा दिया? जिस पर निकेश बोला, हाँ, विला के आसपास ओबेरॉय के गार्ड चारों तरफ हैं। वहीं अस्पताल के अंदर से लेकर आगे जहाँ तक पूरी फैमिली है, वो सब शिवाय के गार्ड के अंदर है। तभी केशव जी बोले, भाई साहब को तो कोई होश ही नहीं है, इसलिए हमें ही पता लगाना होगा कि किसने हम पर अटैक किया है। जिस पर निकेश धीमे से बोला, मुझे पता है ये कौन हो सकता है। उसकी बात केशव जी नहीं सुन पाए, लेकिन अरहान ने सुन लिया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं बोला। इधर विला के सामने लगातार एक से बढ़कर एक 15 गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से पूरी रायजादा और ओबेरॉय फैमिली बाहर निकलकर विला के अंदर जाने लगी, लेकिन उनके साथ कुछ और भी लोग थे जो कि नए चेहरे थे। वह भी अंदर की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे वह विला के अंदर की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके फेस पर हैरानी दिख रही थी कि जंगलों के बीच में भी इतना खूबसूरत विला हो सकता है। जब वह विला के अंदर पहुंचे तो पाया कि सबसे पहले बहुत बड़ा हॉल है और उसके आसपास 4 कमरा है और उसके ऊपर सीढ़ियां हैं और साथ में लिफ्ट भी लगा हुआ था। तो वो लोग एक नज़र चारों ओर देखकर जाकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गए। तभी ओबेरॉय दादी बोली, यहाँ पर कोई दिख क्यों नहीं रहा है? हमें जानना है कि हमारी बहू कैसी है और हमारा बेटा, उसका क्या हाल है। उनकी बात पर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि जो भी यहाँ पर लोग थे वह इस बात से अनजान थे कि जानकी जी की तबीयत कैसी है। तभी ओबेरॉय दादी के हाथ पर एक मिडिल औरत जिसकी उम्र 50 साल होगी, उसने हाथ रखा और बोला, माँ, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? भैया ठीक होंगे। जिस पर उनके पति आगे आते हुए बोले, हाँ माँ, कांची सही बोल रही हैं, भाई साहब बिल्कुल ठीक होंगे। जिस पर ओबेरॉय दादी मायूस होते हुए बोली, पता नहीं किसने अटैक किया राम के गाड़ी पर और वह अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। तभी कांची जी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए बोली, माँ, वैसे भाभी की बहू कहाँ है? आज उसकी सास को जान को खतरा है और वह यहाँ दिखाई भी नहीं दे रही। अरे जरा मेरी बहू को तो देखो। और फिर वह एक लड़की जिसकी उम्र करीब 28 साल होगी, उसको खींचते हुए ओबेरॉय दादी मिलवाते हुए बोली, इससे मिलो माँ, यह है हमारे संदेश की बीबी सरोजी। जिस पर सारे लोगों का ध्यान सरोजी के ऊपर गया, जिसने ब्लैक कलर का पेंट और स्लीवलेस पिंक टॉप पहना हुआ था। वहीं जब सरोजी ने कांची जी को आंखों में देखा तो वह तुरंत से झुककर ओबेरॉय दादी के पांव छूते हुए बोली, दादी माँ प्रणाम। जिस पर ओबेरॉय दादी प्यार से उसके बाल को सहलाते हुए बोली, खुश रहो। तो सरोजी बोली, वैसे दादी माँ, ये मामी की बहू कौन है और कहाँ है? मुझे भी मिलना और देखना है। वही ओबेरॉय दादी से थोड़ी दूर में बैठी साबी जी करिश्मा जी से बोली, यह दोनों सास बहू क्यों बात बात पर अनु को लेकर सवाल पूछ रही है? तो करिश्मा की बोली, मुझे लगता है अब यहाँ पर घिसी पीटी फैमिली ड्रामा होने वाला है। तो साबी जी ने उन्हें घूर कर देखा तो करिश्मा जी शख्स पा गई। इधर रायजादा दादू और दादी दूसरे सोफे पर बैठकर उन सब की बातें सुन रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। वहीं जब ओबेरॉय दादी ने कांची जी और सरोजी की बात सुना तो उनकी आंखों में भी गुस्सा छाने लगा और वह थोड़ा तेज आवाज में बोली, राधिका, रुचि, क्या आप दोनों को पता है कि आरवी कहाँ पर है? जिस पर राधिका और रुचि एक दूसरे का चेहरा देखा और जल्दी से न में सिर हिला दिया। उनके ना में सिर हिलाता देख कांची जी फिर से बोली, बाप रे बाप, कैसा दिन आ गया है। अभी शादी का सही से 1 महीना भी नहीं गुजरा और घर की नहीं नवेली बहू के बारे में किसी को कोई खबर ही नहीं है। जिस पर सरोजी उनको रोकते हुए बोली, आप क्यों ऐसी बोल रही है? मम्मी जी, आरवी किसी काम में बिजी होगी और जरूर किसी न किसी परिवार वाले को मालूम होगा कि वो कहाँ पर है। और फिर वह अपने आश भरी नजरों से चारों तरफ देखने लगी कि कोई कुछ बोलेगा कि आरवी कहाँ पर है।
लेकिन जब उसने सारे लोगों को चुप होते देखा तो वो बोली शायद उसे कुछ नहीं पता होगा कि जानकी मामी पर अटैक हुआ है, इसलिए वह यहाँ पर नहीं है। तभी पीछे से एक लड़की जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी वह आगे आते हुए बोली, ऐसे कैसे नहीं पता होगा भाभी, अभी कुछ देर पहले ही मेरी माहिर भाई से बात हुई थी और उन्होंने बताया कि शिवाय अस्पताल में है, तो उन्हें कैसे कुछ खबर नहीं होगी। वहीं उसकी बात सुनकर ओबेरॉय दादी जो गुस्सा कंट्रोल कर रही थी वो खौलती हुई बोली, सही बोल रही हो तुम जैनी। जब शिवाय को पता है कि बहू हॉस्पिटल में है तो आरवी को क्यों नहीं पता? क्या वह जानबूझकर यहाँ पर नहीं आई है? क्या उसे जरा सभी फिक्र नहीं है कि उसके साथ ससुर कैसे होंगे? अरे जानकी बहू ने तो कितनी उम्मीद से आरवी की शादी शिवाय से करवाई थी। अभी वह आगे बोलती उससे पहले ही रायजाड़ा दादी खड़ी होते हुए बोली, बस करो आप लोग, यहाँ किसी की जान पर बात बनी है और आप लोग चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं कि किसकी बिल्ली ज्यादा दूध पी रही है। और बात रही आरवी की तो वह जहाँ भी होगी और अगर उसे पता चल गया होगा अटैक के बारे में तो वो यहाँ पर पहुँच जाएगी। इतना तो मुझे विश्वास ही है अपनी पोती पर, आखिर उसके अंदर हमारा खून जो है। इतना बोलकर वह एक नज़र सांची जी की तरफ देखती है और फिर बैठ जाती है। वही सांची जी की खून वाली बात दिल पर लग गई, क्योंकि वह भी ओबेरॉय खानदान की अडॉप्टेड बेटी थी। क्योंकि रायजादा और ओबेरॉय फैमिली दोनों में से किसी के पास बेटी नहीं थी तो दोनों ने एक एक लड़की को अडॉप्ट किया था। रायजादा दादी की बात सुनकर सांची जी का खून खौला, लेकिन उन्होंने अपने इमोशंस को काबू किया और बोला, खैर छोड़िए, जब आएगी तो मिल लेंगे हम। और फिर वो ओबेरॉय दादी की ओर मुड़के बोली, वैसे माँ क्या खाएगी आप? सरोजी वह बना देगी, उसे सब चीज बनाने आता है। जिस पर ओबेरॉय दादी बिना मन के बोली, जो मन करे वो बना दो, अभी मुझे फिलहाल के लिए अपने कमरे में जाना है। इतना बोलकर वह नीचे वाले ही चारों कमरे में से कोने वाले कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद उनके बगल वाले कमरे में रायजादा दादू और दादी चली गई और फिर बारी बारी करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब हाल में सिर्फ सांची जी, उनके पति विमर्श जी, बहू सरोजिनी और विक्रम राय ज्यादा और रागिनी राय ज्यादा बचे थे। जब सांची जी ने रागिनी जी को रुकते हुए देखा तो वह बोली, क्या हुआ रागिनी, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जा रही? जिस पर रागिनी आगे बढ़कर सांची जी के दोनों हाथों को पकड़कर बोली, बुरा मत मानिए दीदी, माँ की बातों का वह कुछ ज्यादा ही प्यार आरवी से करती है, या फिर यूँ कहूँ वो सबसे ज्यादा प्यार अगर अपने पोते पोतियों में किसी से करती है तो वह है आरवी ही। जिस पर सांची जी मुस्कुराते हुए बोली, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं माना। तो रागिनी जी आगे बोली, मैं जानती हूँ दीदी कि आप आरवी के बारे में बुरा नहीं चाह रही, आप तो बस चाहती थी कि वो इतने बुरे वक्त में आज हमारे साथ हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? वह हमारा फोन तक रिसीव नहीं करती और ना ही बात करती है। वह कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता होता, वो कभी घर पर भी नहीं आती। जिस पर सांची जी के पति बोले, रागिनी और ऐसा क्यों? तो रागिनी जी बुझे मन से बोली, हमारी ही की गलती है कि हमने उसे अकेले दिल्ली में रहने दिया। वह इतने साल दिल्ली में रहकर सब कुछ भूल चुकी है, हमारा प्यार, हमारे संस्कार, हमारे बात करने का तरीका और कैसे बड़ों को रिस्पेक्ट की जाती है। अगर वह यहाँ हमारे पास मुंबई में रहती तो हम उसे राधिका और रुचि की तरह संस्कार दे पाते, बात करने का तमीज सीख पाते और यह भी सीख पाते कि ससुराल में अपने सास और ससुर का ख्याल किस तरह रखना है। पता नहीं वो कहाँ पर क्या कर रही होगी, क्योंकि शिवाय अभी हॉस्पिटल में है तो वो कहाँ होगी। उनकी बात पर सांची जी बोली, इसमें तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुकी हूँ ना, मैं उसे बताऊंगी कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। और फिर आगे बोली, ठीक है अब तुम अपने कमरे में जाओ। उनके इतना बोलते ही रागिनी जी सीढ़ियों से होते हुए ऊपर चले गए, उनके पीछे पीछे विक्रम जी भी। उनके जाने के बाद सरोजी बोली, मम्मी जी यहाँ पर नौकर क्यों नहीं है खाना बनाने के लिए? तो सांची जी बोली, सिक्योरिटी के वजह से हमें सारा काम खुद ही करना होगा, इसलिए अब जाओ कुछ खाने को बना दो। तो सरोजी बोली, मम्मी जी लेकिन इतना खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? तो सांची की बोली, हम अभी राधिका, रुचि, रिधिका और महिरा को भेज रहे हैं तुम्हारी मदद करने के लिए, और वैसे भी जब आरवी यहाँ आज आ जाएगी तो तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह रागिनी जी की बात याद करने लगी कि पता नहीं क्या कर रही होगी, क्योंकि शिवाय तो हॉस्पिटल में है।
और फिर वह अपने मन में बोली कहीं इस लड़की का कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। इतना सोचते सोचते वो भी सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चली गई। चैप्टर 148। इसी विला के थर्ड फ्लोर के कोने वाला कमरे में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था और एक लड़की अस्त व्यस्त तरीके से बेड पर सोई हुई थी, जो कोई और नहीं आरवी ही थी। जब सूरज की रोशनी विंडो से होते हुए आरवी के फेस पर गिरती हैं, तो धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगे। जब उसकी आंखें खुल गई तो वह दोनों हाथों से अपने आंखों को मलते हुए बेड पर बैठकर धीरे से बोली, आज जाकर नींद पूरी हुई। और फिर धीरे धीरे बेड से नीचे उतरकर खड़ी होकर कमरे का लाइट ऑन की तो उसका ध्यान कमरे में रखे सामान के ऊपर गया, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो गई और वह बोली, यह मेरा रूम इतना चेंज क्यों लग रहा है। लेकिन वह उसे इग्नोर करके बोली, तू भी न आरवी, बस सामान थोड़ा इधर से उधर लग रहा है, बाकी कलर और सामान सेम ही तो लग रहा है, लेकिन ये मिस्टर रायजादा कहाँ चले गए। तभी उसका ध्यान साइड में रखे टेबल पर रखें एक चिट पर गई तो वह जल्दी से उसे उठाकर खोलती है तो उसमें लिखा हुआ था, सुप्रभात वाइफी। तो आरवी मुंह बनाते हुए बोली, शुभ प्रभात आज के जमाने में। और फिर वह आगे के लेटर पढ़ने लगी, वाइफी जब तुम उठोगी तो मैं नहीं रहूंगा, और हाँ, हम लोग अभी दूसरे विला में है, इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए उठते ही फ्रेश होकर सबसे पहले जाकर नाश्ता करना, जो कि फ्रिज में रखा हुआ है। मुझे फिलहाल के लिए काम है, इसलिए जल्दी मिलूंगा। तुम्हारा हस्बैंड शिवाय राजपूत। उस चिट को पढ़कर वो एकदम से बेड पर अपने पैर को लटका कर बैठकर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद वह एकदम से चुटकी बजाते हुए बोली, आज से पहले यह हफ्ते भर घर से गायब रहता था, लेकिन ना कोई फोन ना कोई मैसेज, लेकिन आज फिर ऐसा क्या हो गया जो उसने मेरे लिए चीट छोड़ी। स्टोरी लिसनर, हमें भी जानना है, आखिर शिवाय को ऐसा क्या हो गया जो उसने तुम्हारे लिए चिट छोड़ी। हा हा हा। जब आरवी को खुद से जवाब नहीं मिलता है तो वह उस चिट को ड्रॉवर में डालकर सीधा बाथरूम में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद नहाकर टॉवेल लपटे हुए बाहर आकर सीधा क्लोजेट में जाती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि क्लोजेट में एक से बढ़कर एक लड़कियों वाले कपड़े थे। इतने कपड़े को देखकर वह बोली, हाँ, शे अमीरों के भी अलग ही दुकान है कपड़ों की। और यह बोलते वक्त वह भूल गई थी वह खुद भी अमीर है। लेकिन वह फिर सब चीज इग्नोर कर जल्दी से एक बेगनी टी शर्ट और वाइट शॉर्ट्स उठा लेती है और फिर इधर उधर नजर फिराती है, लेकिन उसे कहीं पर भी वह चीज नहीं दिखा जो उसे चाहिए था। तो वो अपने भवे सिकुड़ते हुए बोली, यार, इतनी सारे कपड़े हैं, लेकिन इसमें मेरे इनरवियर कहीं नहीं दिख रहे हैं। और फिर वह चारों ओर उसे खोजने लगती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता तो वह डायरेक्ट कपड़े ही पहन लेती है और खुद से बोलती है, वैसे भी इस विला में मैं अकेली हूँ। जब मिस्टर राजपूत आएंगे तो मैं उसे बताऊंगी कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तभी उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा तो वो चिल्लाते हुए बोली, हाश मेरा पेट, मुझे जल्दी से अपना बाल बनाकर पेट पूजा करना होगा। इतना बोलकर वो कमरे में जाकर अपना बाल बनाने लगी। इधर हॉल में जब सारा खान डाइनिंग टेबल पर लग गया तो सरोजी बोली, राधिका जाकर सारे लोगों को डाइनिंग टेबल पर बुलाओ। तो राधिका चली गई। थोड़ी देर में सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अभी वहां पर अरिताज जी, केशव जी, अरहान, निकेश, रोहन और उसके दोनों भाई नील और माहिर नहीं थे। तभी साबी जी बोली, घर के कोई भी लड़के ने अभी तक कुछ नहीं खाया। तो विक्रम जी बोले, मेरे पास केशव का मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए, सारे लड़के थोड़े देर में आएंगे। उनकी बात सुनकर सारे लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगे। जब सबका ब्रेकफास्ट खत्म हो गया तो वह वहीं पर रखे सोफे पर बैठ गए। लगभग 1 घंटे बाद हॉल के अंदर सारे लड़के एक साथ इंटर करते हैं, सिर्फ शिवाय को छोड़कर। सारे लड़कों को देखकर पूरा परिवार खड़ा हो गया। तभी वह लड़के आकर सबके सामने खड़े हो गए। तो सबसे पहले ओबेरॉय दादाजी पूछी, जानकी बहू और राम कैसे हैं? जिस पर अरहान आगे आते हुए बोला, दादी टेंशन की बात नहीं है, मॉम ठीक है और पापा उनके साथ है। तो साबी जी बोली, क्या सच में सब चीज ठीक है?
जिस पर सारे लड़के का चेहरे का रंग उड़ गया। तभी रागिनी जी आगे आते हुए बोली, साबी भाभी, वह भला झूठ क्यों बोलेंगे, देखो जरा यह कौन है। और फिर वह एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोली, ये है डॉक्टर प्रणय, एशिया के बेस्ट डॉक्टर। और फिर आगे बोलती हैं, अगर वो यहाँ पर है तो जरूर जानकी को कुछ नहीं हुआ होगा। रागिनी जी की बात सुनकर सारे लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी रागिनी जी को एक बात क्लिक कर गई और वह डॉक्टर प्रणय को ध्यान से देखती है, जिसका हाइट करीब 6 फुट, आंखें गाढ़ी काली, सेट बाल, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पेंट, ऊपर से डॉक्टर वाला कोट, उम्र बाकी लड़कों की तरह। एक हाथ में महंगे वॉच और दूसरे में एक कड़ा। वही पैरों में भी काफी महंगे शूज पहन रखे थे। रागिनी जी डॉक्टर प्रणय से कुछ सोचते हुए बोली, वैसे डॉक्टर प्रणय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपकी जरूरत तो जानकी भाभी के पास है। रागिनी जी के बात सुनकर डॉक्टर प्रणय ने कुछ नहीं रिएक्शन दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी मिसेज रायजादा, वो क्या है ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फ्लाइट से लैंड हुआ हूँ और उसके पहले भी मैं सर्जरी करने के चक्कर में खाना नहीं खा पाया था, इसलिए यहाँ पर हूँ। और अगर आप मुझे खाना नहीं खिलाना चाहती है तो कोई बात नहीं। उसकी बात पर रागिनी जी जल्दी से बोली, नहीं नहीं बेटा, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो डॉक्टर प्रणय बोला, मुझे आप लोगों की सोच से घंटा फर्क पड़ता है, और रही बात मेरी मॉम की तो वो सिर्फ एक ही है, समझ में आया। इतना बोलकर वह घूर कर अरहान को देखता है तो अरहान बोला, चलो सब जल्दी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। तो सारे लड़के जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए अरहान अपने मन में बोला, काश जल्दी से डॉक्टर आर मिल जाए। वही डॉक्टर प्रणव खुद से बोला, मुझे मॉम की बात को सीरियस लेकर एक्यूपंक्चर सीख लेना चाहिए था। अगर उसे सीख लिया होता तो आज मैं जानकी ओबेरॉय के बॉडी से जहर बाहर निकाल सकता था, लेकिन नहीं, अब उसके लिए डॉक्टर यार की जरूरत पड़ने वाली है। तभी उन सब के कानों में किसी की आहट की आवाज आई। जब उन सब ने आहट की आवाज को देखा तो पाया कि आरवी सीढ़ियों से फोन चलाते हुए नीचे आ रही थी। उसे देखकर सारे लोग एकदम से शॉक हो गए, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि वह यहाँ पर होगी। वही आरवी जो कि बाल बना रही थी, तभी उसके पास ऋषित का कॉल आया था यह पूछने के लिए वह कहाँ है। तो आरवी उसे अपना लोकेशन सेंड कर देती हैं और फिर फोन पर ही बैठकर अपने कंपनी का काम चेक करने लगती हैं, इसलिए उसे टाइम का नहीं पता चला और वक्त बीत गए।